हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12 और 13 सितंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो। यहां पर देखा जाए, चूंकि आप सबके बीपीएससी के एग्जाम थे, आप सब लोग एग्जाम देने गए हुए थे और इसी वजह से देखा जाए तो 12 और 13 तारीख के करंट अफेयर की जो वीडियो की क्लास थी उसको स्किप करके रखा गया था। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। और ये देखा जाए तो क्लास आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको प्रीलिम्स के फैक्ट्स भी मिल जाते हैं और साथ ही साथ मुख्य परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण डाटा हो सकते हैं, जिनको आप वैल्यू एडेड मटेरियल की तरह अपने मेंस परीक्षा में यूज कर सकते हैं, वैसे पॉइंट्स को भी यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। देखा जाए तो ये वीडियो क्लास दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई की रही महत्वपूर्ण खबरों के साथ साथ आकाशवाणी और दैनिक भास्कर की इंपॉर्टेंट्स जो इनपुट्स होते हैं उनको कवर करता है। और इस वीडियो क्लास के साथ साथ देखा जाए आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। ये पूरा हमारा एक मासिक पैकेज की तरह कार्य करता है। जो पैकेज है यहाँ पर देखा जाए तो इस मासिक पैकेज में आपको क्या क्या चीजें मिलती है, आइए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। फिर उसके बाद आप इस मासिक पैकेज को चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारा जो करंट अफेयर का मासिक पैकेज है, ठीक, मासिक पैकेज है। और इस मासिक पैकेज को देखा जाए तो हम लोग दो हिस्सों में तोड़कर यहाँ पर जो डेली बेसिस है, उस डेली बेसिस पर क्या देते हैं, शाम को 7:30 बजे आपको प्रतिदिन वीडियो क्लास उपलब्ध हो जाती है, ठीक है। तो देखा जाए प्रतिदिन आपको क्लास पीपीटी दी जाती है, क्लास पीपीटी आपको प्रोवाइड किया जाता है। देखा जाए तो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको बाइलिंगुअल पीडीएफ जो होती है आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। प्रतिदिन देखें तो 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट होता है, 10 एमसीक्यू का टेस्ट होता है ऑनलाइन, ये हमारे एप्लीकेशन पर होता है और ये सारी चीजें आपको ऐप पर उपलब्ध हो जाती हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया डेली बेसिस पर। मंथली बेसिस पर हम क्या करते हैं, यहां पर देखा जाए जो कंप्लीट पीडीएफ है, कंप्लीट पीडीएफ, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। साथ ही साथ देखा जाए तो मंथली बेसिस पर 100 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट होता है। ये 100 एमसीक्यू जो होते हैं ये बेस्ट 100 एमसीक्यू होते हैं पूरे महीने के, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और सबसे संभावित प्रश्न होते हैं, उन सबको यहाँ पर देखा जाए तो एक साथ समाहित किया जाता है, आपको प्रोवाइड किया जाता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है इसका। और साथ ही साथ देखा जाए तो बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल और प्लस यूपी स्पेशल, बिहार स्पेशल और यूपी स्पेशल, इन दोनों के देखा जाए तो जो क्लासेस होती है, मंथली क्लासेस होती है, उसकी जो पीडीएफ होती है, ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है। और ये सारी सुविधाएं अगर देखा जाए तो आप मात्र 25 रुपए में अवेल कर सकते हैं। हमारे आप एप्लीकेशन पे जाइएगा या फिर इस वीडियो के पिन कमेंट को चेक करिएगा और पिन कमेंट को चेक करने के बाद वहां पर आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो आपको मूल्य 25 रुपए दिखेगा, अगर आपके वॉलेट में कुछ कॉइन है उस कॉइन को अप्लाई कर देना तो ये मूल्य घट कर कितना हो जाएगा, सिर्फ 18 रुपये 75 पैसे हो जाएंगे, ठीक है। और इस 18 रुपये 75 पैसे में आप इतनी सारी सुविधाएं उठा सकते हैं, जो घटना चक्र करंट अफेयर के रिलेटेड जानकारी आपको प्रतिदिन प्राप्त होती रहेंगी। चलिए अब चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट। सबसे पहली खबर क्या है, भारत ने फिलिस्तीन मुद्दे के समाधान के लिए न्यूयॉर्क घोषणा के पक्ष में मतदान किया है, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए जो न्यूयॉर्क घोषणा है ये किस देश के द्वारा लाई गई थी, यहाँ पर चर्चा करेंगे प्रस्ताव किसके द्वारा लाई गई थी। और भारत ने जो फिलिस्तीन का मुद्दा है उसके समाधान के लिए इस घोषणा का समर्थन किया है, ठीक है। यहाँ पर बात कर लें तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए जो टू स्टेट नेशन थ्योरी है, ठीक है, उसको देखा जाए मान्यता देने के लिए ये न्यूयॉर्क घोषणा प्रस्ताव लाया गया था और फ्रांस के द्वारा ये लाया गया था, ठीक है। और भारत के द्वारा इसका समर्थन किया गया है। यहां पर हम बात कर ले फ्रांस के इस प्रस्ताव के पक्ष में, फ्रांस के इस प्रस्ताव के पक्ष में देखा जाए तो 142 देशों और 142 देशों ने पक्ष में मतदान किया है। साथ ही साथ विपक्ष में देखें तो 10 देशों ने मतदान किया है, वहीं पर 12 देशों ने क्या किया है, मतदान में हिस्सा नहीं लिया है। विरोध में मतदान करने वाले देशों में अर्जेंटीना, हंगरी, इजराइल और अमेरिका शामिल है, ठीक है। यहां पर चर्चा कर ले तो घोषणा पत्र में इजरायली नेतृत्व से एक संप्रभु एवं व्यवहारिक फिलिस्तीन देश सहित 2 देशों के समाधान के लिए स्पष्ट सार्वजनिक प्रतिबद्धता जारी करने का आह्वान किया गया। मतलब वही टू स्टेट नेशन थ्योरी कि फिलिस्तीन और इजराइल दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए, दोनों
का अस्तित्व बना होना चाहिए, सह अस्तित्व के रूप में दोनों देश कार्य करते रहने चाहिए। इसी चीज को लेकर न्यूयॉर्क घोषणा समर्पित थी। ठीक है, और याद रखिएगा परीक्षा में पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि न्यूयॉर्क घोषणा किससे संबंधित है, तो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच टू नेशन जो थ्योरी है उसको ये समर्थन देती है, और भारत ने यहाँ पर समर्थन किया है इसका, न्यूयॉर्क घोषणा का। घोषणा में गजा में युद्ध समाप्त करने, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को न्याय संगत, शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान प्राप्त करने तथा क्षेत्र में सभी लोगों के बेहतर भविष्य को बनाने पर सहमति भी व्यक्त की गई है। ठीक है, हालांकि इजराइल अमेरिका ने इसका विरोध भी किया है, लेकिन भारत इसका समर्थन करता है। भारत हमेशा से टू स्टेट नेशन थ्योरी जो है उसके पक्ष में रहा है, हमेशा से। फिलिस्तीन को भी देखा जाए, भारत इजराइल का समर्थन करता है, साथ ही साथ मानवीय सहायता फिलिस्तीन को भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए, और यहां पर देखा जाए जो इजराइल फिलिस्तीन विवाद है या टू नेशन थ्योरी है, इससे संबंधित मुख्य परीक्षा में सवाल भी पूछे जा चुके हैं। आपके मुख्य परीक्षा में देखा जाए तो यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है और यूपी पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो, नाम सुना होगा आपने, अभी लूला डी सिल्वा है, लूला डी सिल्वा के पूर्व कौन थे, यही बोल्सोनारो थे। इनको देखा जाए तो 27 वर्ष की सजा सुनाई गई है। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति हैं जेयर बोल्सोनारो, इनको 27 साल की सजा सुनाई गई है। क्यों सुनाई गई है आइए देख लेते हैं यहाँ पर। तो ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को सैन्य तख्तापलट की साजिश और देश में लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश के आरोप में देखा जाए तो 27 वर्ष से अधिक की कारावास की सजा सुनाई गई है। यहाँ पर देखा जाए तो फ्रांस के सर्वोच्च न्यायालय ब्राजील के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि 2018 में राष्ट्रपति चुने गए बोल्सोनारो 2022 का चुनाव हारने के बाद जबरन सत्ता पर काबिज रहने की कोशिश करने के दोषी पाए गए हैं, और इसी कारण से देखा जाए इनको 27 साल की सजा सुनाई गई है। ये नाम जरूर याद रखिएगा, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि जो कौन से लैटिन अमेरिकी कंट्री के राष्ट्रपति को 27 साल की सजा सुनाई गई है, डायरेक्टली ऐसे पूछ ले। या फिर आपसे पूछ सकता है जॉयर बोल्सोनारो के बारे में कि ब्राजील के कौन से राष्ट्रपति को 27 साल की सजा सुनाई गई है, या सजा कितनी सुनाई गई है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो याद रखना जो जॉयर बोल्सोनारो है इनको 27 वर्ष की सजा सुनाई गई है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगली खबर क्या है, नई दिल्ली में ज्ञान भारतम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। जो ये ज्ञान भारतम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, ये इसका आयोजन कहां पर किया गया, नई दिल्ली में किया गया। आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए तो नई दिल्ली में 11 से 13 सितंबर तक ज्ञान भारतम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का विषय क्या है, यहां पर विषय देख लीजिए, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत के ज्ञान विरासत को पुनः प्राप्त करना इसका विषय था। इसी विषय पर देखा जाए तो ज्ञान भारतम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, कहां पर, नई दिल्ली में 11 से 13 सितंबर के बीच में। ठीक है, परीक्षा में आपसे पूछेगा कि ज्ञान भारतम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कब किया गया, तो 11 से 13 सितंबर के बीच में किया गया। और इसका थीम क्या था, इसका थीम था पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान विरासत को पुनः प्राप्त करना। ठीक है, यहां पर बात कर लें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में शामिल हुए, साथ ही साथ ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया। ठीक है, ये पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच को तेजी लाने के लिए समर्पित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। जो ये ज्ञान भारतम प्लेटफॉर्म है, ये देखा जाए जो पांडुलिपि है, जो भारत की विरासत है, उनके डिजिटलीकरण, उनके संरक्षण, सार्वजनिक पहुंच को और ज्यादा सुनिश्चित करने के लिए कि जो पांडुलिपियां हैं उन तक सार्वजनिक पहुंच हो सके, और उसको समर्पित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ज्ञान भारतम प्लेटफॉर्म, जिसका देखा जाए शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो इसका शुभारंभ पीएम मोदी के द्वारा किया गया। ठीक है, पीएम मोदी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। चलिए आगे चलते हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रीय वायरस अनुसंधान एवं निदान प्रयोगशाला सम्मेलन। ठीक है, तो राष्ट्रीय वायरस अनुसंधान एवं निदान प्रयोगशाला सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। इसका आयोजन भी कहां पर हुआ, नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, चर्चा कर लेते हैं पॉइंट पर। तो नई दिल्ली में राष्ट्रीय वायरस अनुसंधान एवं निदान प्रयोगशाला सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। यहां पर देखा जाए तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, इसका उद्घाटन जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री है अनुप्रिया पटेल, उनके द्वारा 11 सितंबर को किया गया। आगे देखा जाए उन्होंने इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स सत्यापन पोर्टल और प्रोटोकॉल भी जारी किया। नई आईवीडी सत्यापन पोर्टल तेज, अधिक पारदर्शी सत्यापन प्रक्रियाओं को सुगम बनाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यूपीआई पर लेन देन की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए पहले ये सीमा जो थी वो कम थी, अब यूपीआई से आप लेन देन देखा जाए डेली कितना कर सकते हैं, 10 लाख रुपए तक का लेन देन कर सकते हैं। प्रतिदिन आप 10 लाख रुपए तक का लेन देन यूपीआई से कर सकते हैं। यहां पर देखा जाए, चर्चा करते हैं पॉइंट पर। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो एनपीसीआई है, एनपीसीआई ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस जो यूपीआई है,
इस पर व्यक्ति से व्यापारी लेन देन की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रतिदिन कर दी है। आप मान लीजिए आप कहीं किसी को पेमेंट करना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए तक का पेमेंट आप यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। पर्सन टू मर्चेंट जो लिमिट थी उसको बढ़ा दी गई है। यहां पर बात कर ले, यह बदलाव 15 सितंबर से लागू होंगे। खरीदार के लिए बड़े डिजिटल भुगतानों को आसान और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए बदलाव किया गया है। ठीक है, जो खरीदार होते हैं, खरीदारों के लिए जो बड़े डिजिटल भुगतान होते हैं, मान लीजिए कि आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं। ठीक है, आपके मन में आया कि आप स्विफ्ट खरीदेंगे और वो स्विफ्ट है 9 लाख रुपए की। ठीक है, 9 लाख रुपए की। आप कैश कैरी नहीं कर रहे हैं, आपके खाते में पैसा पड़ा हुआ है। आप सिंपली क्या करेंगे, फोन उठाएंगे, स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद पेमेंट कर दिया 9 लाख रुपए का। ठीक है, तो इसी चीज को देखा जाए, जो बड़े डिजिटल भुगतान होते हैं उनको आसान और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए ये बदलाव किया गया और ये बदलाव 15 सितंबर से लागू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। टोक्यो में 20वीं विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की शुरुआत। ठीक है, 20वीं विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप कहां पर आयोजित किया गया? टोक्यो। कहां पर पड़ता है? ये जापान में पड़ता है। परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का 20वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? ठीक है, ये जापान में आयोजित किया गया। चलिए देखते हैं, यहाँ पर पॉइंट देख लेते हैं। तो 20वीं विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप जापान के टोक्यो में 13 से 18 सितंबर तक खेला जा रहा है। 13 से स्टार्ट हुआ है, 18 सितंबर तक इसको खेला जाएगा। यहां पर हम बात कर लें तो इस प्रतियोगिता में 19 सदस्यीय भारतीय दल 15 प्रतिस्पर्धाएं खेलेगी। भारत की ओर से देखा जाए तो 19 सदस्य यहां पर गए हुए हैं और 15 प्रतिस्पर्धाओं में पार्टिसिपेट करेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा जो है, ये भाला फेंक में पदक के बड़े दावेदार हैं। ठीक है, जो भाला फेंक प्रतियोगिता होगी उसमें देखा जाए भारत की ओर से पदक के दावेदार भी हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। दिल्ली में डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृत का शुभारंभ। ठीक है, आदि संस्कृत का शुभारंभ कहां पर किया गया है? इसका शुभारंभ भी दिल्ली में ही किया गया है। आइए चलते हैं, चर्चा करते हैं, पॉइंट क्या है। तो जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने 10 सितंबर को नई दिल्ली में डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृत का शुभारंभ किया है। यह दुनिया का पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, परीक्षा में आपसे क्या पूछेगा? परीक्षा में आपसे यही पूछेगा कि दुनिया का पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम क्या है? इसका नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है आदि संस्कृत। क्या? आदि संस्कृत विश्वविद्यालय। यह है दुनिया का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय। चलिए आगे चर्चा करते हैं। यह मंच न केवल सांस्कृतिक ज्ञान का भंडार होगा बल्कि यह आदिवासी कारीगरों के लिए आजीविका के नए रास्ते भी खोलेगा। ठीक है, यहां पर बात कर लें तो इसके तहत एक ऑनलाइन बाजार भी शुरू किया गया है जो देश भर के आदिवासी कारीगरों द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए एक वैश्विक डिजिटल बाजार भी उपलब्ध कराएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो मंच है वो कार्य करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 इंदौर पहले स्थान पर। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट ही नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप ट्रिपल स्टार बना के रखिएगा। आपके एग्जाम में देखा जाए तो यहां से सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में। देखा जाए यहां पर तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 9 सितंबर को नई दिल्ली में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह का आयोजन किया। ठीक है, 9 सितंबर को नई दिल्ली में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कारों का आयोजन किया गया। यहां पर देखा जाए इस समारोह में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, ठीक है, भूपेंद्र यादव ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 प्रदान किए। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 130 शहरों में आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुरस्कारों को पुरस्कृत किया गया। मतलब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो शहर हैं उनको पुरस्कृत किया गया। ठीक है, बात कर लेते हैं यहां पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025। ठीक है, ये एक तरफ दे रखी है श्रेणी, पूरी लिस्ट दे रखी है, एक तरफ श्रेणी दे रखा है। पहले स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर कौन है और तीसरे स्थान पर कौन है। ठीक, तो यहां पर देखा जाए जो श्रेणी 1 है, इस श्रेणी 1 में कैटेगरी 1 में जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हैं उनको शामिल किया गया। अब 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में देखा जाए तो किसको पहले स्थान पर रखा गया है? इंदौर को पहले स्थान पर रखा गया है। दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान जबलपुर का है और तीसरे स्थान पर आगरा और सूरत ये संयुक्त रूप से है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश का कोई शहर ऐसा है जो शीर्ष 3 में शामिल है, शीर्ष 3 में शामिल है, जो 10 लाख की कैटेगरी, मतलब 10 लाख वाली जो कैटेगरी है, यानी कि 10 लाख से अधिक वाली जो कैटेगरी है, उसमें देखा जाए
तो उत्तर प्रदेश का आगरा शहर शामिल है और इसी वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर देखा जाए जो कैटेगरी 2 है उसमें देखें तो 3 से 10 लाख की आबादी वालों में अमरावती जो है ये टॉप पर है। अमरावती का पहला स्थान है। झांसी और मुरादाबाद संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूपी के 2 शहर, ठीक है, यूपी के 2 शहर झांसी और मुरादाबाद का दूसरा स्थान है। वहीं पर राजस्थान का जो अलवर है ये कौन से स्थान पर है? ये 3rd रैंक पर है, तीसरे स्थान पर है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं श्रेणी 3। यहां पर देखा जाए तो 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में बात करें, जो देवास है, मध्य प्रदेश का देवास, ठीक, मध्य प्रदेश का जो देवास है ये पहले स्थान पर, परवाणु जो है, परवाणु ये दूसरे स्थान पर है और अंगुल, अंगुल तीसरे स्थान पर है। तो ये लिस्ट, ये चार्ट आप याद रख सकते हैं कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में अगर आपसे कैटेगरी के हिसाब से पूछ ले कि श्रेणी 1 में जो 10 लाख से अधिक आबादी को डिनोट करता है उसमें पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान इंदौर का है, दूसरा स्थान जबलपुर का है और तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का आगरा और गुजरात का सूरत तीसरे स्थान पर है। उसी प्रकार अगर श्रेणी 2 की बात कर ले 3 लाख से 10 लाख की आबादी में, तो अमरावती का पहला स्थान, झांसी और मुरादाबाद का संयुक्त रूप से दूसरा स्थान और अलवर का तीसरा स्थान है। और सेम वही चीज अगर श्रेणी 3 की बात करें 3 लाख से कम आबादी में, तो देवास जो मध्य प्रदेश का है उसका पहला स्थान, परवाणु का दूसरा स्थान और अंगुल का तीसरा स्थान है। अब आइए चलते हैं, देखा जाए यहां पर तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के माध्यम से 130 शहरों में से 103 शहरों को PM10 सूक्ष्म कणों के स्तर पर वायु गुणवत्ता में हुई प्रगति का उल्लेख भी किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसरो ने SSLV तकनीकी हेल को हस्तांतरित करने के लिए समझौता किया है। जो इसरो की SSLV तकनीकी है ना, इस SSLV तकनीकी इसको देखा जाए तो हस्तांतरित किया जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, जिससे क्या होगा, SSLV जो विमान होते हैं, मतलब जो व्हीकल होते हैं, उनके निर्माण में अब हेल भी सपोर्ट करेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ये सपोर्ट करेगा, जिससे क्या होगा कि इनके निर्यात में भी तेजी आएगी। ठीक है, चलिए चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान तकनीकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को हस्तांतरित करने के लिए 10 नवंबर 2025 को एक समझौता किया है। यहां पर देखा जाए तो यह समझौता भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र तथा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के बीच में हुआ है। यहां पर 4 संगठन इन्वॉल्व है, कौन कौन से? इसरो, साथ ही साथ जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है ये शामिल है और साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र, इन तीनों ने मिलकर HAL के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। बात कर रहे हैं यहां पर, तो इस समझौते के तहत होगा क्या? इस समझौते के तहत HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड SSLV की संपूर्ण तकनीकी का लाइसेंस मिलेगा। HAL अगले 2 वर्षों में इसरो की मदद से प्रशिक्षण प्राप्त करेगा और उसके बाद 10 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 10 वर्षों तक SSLV का बड़े पैमाने पर उत्पादन करेगा। यानी कि SSLV का उत्पादन करने के लिए हेल का समझौता हुआ है जो 10 वर्षों तक प्रभावी होगा। अगले 2 साल तक हेल को देखा जाए प्रशिक्षित किया जाएगा और उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेगा, जिससे SSLV का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकेगा। चलिए आगे देखते हैं। इस समझौते से भारत की आत्मनिर्भर अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। इससे छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण सेवा बाजार में विश्वसनीयता, लागत प्रतिस्पर्धी प्रदाता के रूप में उभरेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगली खबर क्या है? नौसेना ने टाटा निर्मित स्पेनिश 3D रडार को शामिल किया है। ये टाटा के द्वारा निर्मित स्पेनिश 3D रडार है ना, इसको देखा जाए तो नौसेना में शामिल कर लिया गया है। आइए चर्चा करते हैं, महत्वपूर्ण जो बिंदु है उन पर चर्चा करें। पॉइंट क्या है? तो भारतीय नौसेना ने अपनी वायु रक्षा क्षमता को और मजबूत करते हुए पहला टाटा निर्मित लॉन्च एन 3D एयर सर्विलांस रडार कमीशन किया है। ठीक है, परीक्षा में पूछ सकता है कि लॉन्च एन हाल ही में चर्चा में रहा। लॉन्च एन क्या है? लॉन्च एन एक एयर सर्विलांस रडार है जिसका विकास किसके द्वारा किया गया है? इसका विकास टाटा के द्वारा किया गया है। ठीक है, यह स्पेन की कंपनी इंदिरा के लॉन्जा 3D सिस्टम का नौसैनिक संस्करण है। जो स्पेन की कंपनी है इंदिरा के लॉन्जा 3D सिस्टम का नौसैनिक संस्करण है, जिसे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा 2020 में हुई 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर के डील के साथ भारत में निर्मित एवं एकीकृत किया गया। यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता एवं स्वदेशीकरण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, चलिए अब यहां पर जो लॉन्जा एन रडार की मुख्य विशेषताएं क्या है उनको जान लेते हैं। देखा जाए इसकी रेंज कितनी है?
9 किलोमीटर से 474 किलोमीटर तक के विमानों का पता लगाने की क्षमता है इसमें। यानी कि 9 किलोमीटर रेडियस में देखा जाए, 9 किलोमीटर रेडियस से लेकर 447 किलोमीटर तक के रेडियस में कोई विमान है तो उसका पता ये रडार लगा देगा, जो लांजा एन रडार है। साथ ही साथ ऊंचाई कवरेज की बात कर लें तो ये देखा जाए 1 लाख फीट तक की ऊंचाई पर कवरेज प्रदान करेगा। 1 लाख फीट तक की ऊंचाई पर अगर जो कोई विमान उड़ रहा है तो उन विमानों को पता लगा सकता है। रोटेशन स्पीड की बात कर लें तो हर 10 सेकंड में एक पूर्ण घूर्णन, ठीक है, और सतत निगरानी की क्षमता इसमें है। 10 सेकंड में एक घूर्णन पूरा कर लेता है। अनुकूलन की बात कर लें तो हिंद महासागर क्षेत्र की आर्द्रता और अत्यधिक गर्मी के लिए विशेष रूप से इसको संशोधित भी किया गया है। जो हिंद महासागर की क्षेत्र है, हिंद महासागर क्षेत्र में जो आर्द्रता है वो अत्यधिक है, साथ ही साथ गर्मी भी है, क्योंकि भूमध्य सागरीय क्षेत्र पड़ता है, मतलब विषुवत रेखीय क्षेत्र है। अब विषुवत रेखीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर देखा जाए तो आर्द्रता भी होती है, गर्मी भी अत्यधिक होती है। तो इसी कारण से देखा जाए इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो लांजा एन 3D रडार सिस्टम है उसको संशोधित भी किया गया है ताकि इस परिस्थिति में भी वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो चलिए यहां पर हमने लांजा एन के बारे में जान लिया। अब आइए चलते हैं आगे, जानते हैं। देखा जाए तो भारतीय नौसेना ने गुरुग्राम में INS अरावली को नौसेना में शामिल किया है। डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर है, ठीक है। तो भारतीय नौसेना ने कहां पर, गुरुग्राम में INS अरावली को नौसेना में शामिल किया है। आइए चर्चा करते हैं क्या पॉइंट है। देखा जाए यहां पर तो भारतीय नौसेना ने 12 सितंबर 2025 को गुरुग्राम हरियाणा में INS अरावली को कमीशनिंग किया है। ठीक, यहां पर देखा जाए तो इस अवसर पर एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जो नौसेना प्रमुख हैं मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए थे। ठीक है, मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए, दिनेश कुमार त्रिपाठी शामिल हुए। साथ ही साथ चर्चा करें तो यह नया नौसैनिक अड्डा भारत की सूचना प्रभुत्व, संचार नेटवर्क और समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को और मजबूती प्रदान करेगा। ठीक है, तो इस वजह से यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। INS अरावली कमीशन कहां पर किया गया, गुरुग्राम में इसको कमीशन किया गया नौसेना में। चलिए आगे चलते हैं। गोवा वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा। यानी कि इस बार देखा जाए जो 10वां आयुर्वेद दिवस है ये कहां पर, इसका जो मेन इवेंट होगा वो मेन इवेंट कहां पर होगा, ये मेन इवेंट होगा गोवा में। 10वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 10वां संस्करण इस बार आयुर्वेद दिवस का आयोजित किया जाएगा। चलिए चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए तो भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलने जा रही है, क्योंकि 23 सितंबर 2025 को 10वां आयुर्वेद दिवस, ठीक है, 10वां आयुर्वेद दिवस गोवा में स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में मनाया जाएगा। ठीक, यहां पर बात कर लें तो इस बार की थीम क्या है, इस बार की थीम आयुर्वेद फॉर पीपुल एंड प्लेनेट। आयुर्वेद फॉर पीपुल एंड प्लेनेट इसकी थीम है। यह आयोजन इस तथ्य को रेखांकित करता है कि आयुर्वेद न केवल एक प्रभावी स्वास्थ्य समाधान है बल्कि आधुनिक पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप एक सतत जीवन शैली भी है। ठीक है, पहली बार आयुर्वेद दिवस को एक नियत तिथि 23 सितंबर को मनाया जाएगा। यह पहली बार होगा जब आयुर्वेद दिवस एक नियत तिथि 23 सितंबर को मनाया जाएगा। अभी तक होता क्या था कि आयुर्वेद दिवस जो होता था इसको हम लोग मनाते थे धनतेरस के दिन। जो धनतेरस का दिन होता था भगवान धन्वंतरी की जयंती होती थी और भगवान धन्वंतरी की जयंती को ही हम लोग मानते थे आयुर्वेद दिवस के रूप में। लेकिन भारत सरकार के द्वारा गजट में यह प्रकाशित किया गया कि अब से हर साल 23 सितंबर का जो दिन होगा उसको राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसी कारण से देखा जाए राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस नियत तिथि पर पहली बार 2025 में मनाया जा रहा है, जिसका थीम क्या है, इसका थीम है आयुर्वेद फॉर पीपुल एंड प्लेनेट। चलिए आगे चलते हैं। पहले यह धन्वंतरी जयंती पर मनाया जाता था। यह बदलाव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद को निरंतरता और अधिक पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आगे चलते हैं। आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जो आचार्य देवव्रत, ठीक है, ये गुजरात के राज्यपाल हैं, गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, और इनको देखा जाए महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार इनको सौंपा गया है। ठीक है, चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए तो गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। क्यों सौंपा गया है यहां पर जाने रहिए। जो CP राधाकृष्णन थे ये थे महाराष्ट्र के राज्यपाल और अब बन गए हैं भारत के उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति बनने के बाद इनको जो राज्यपाल का पद था महाराष्ट्र के राज्यपाल का, वो पद छोड़ना पड़ा और उस पद को छोड़ने के बाद अब देखा जाए वो पद हो गया खाली। तो वो पद का जो अतिरिक्त प्रभार था वो किसको दे दिया गया, आचार्य देवव्रत को दे दिया गया है। ठीक है, चलिए
यहां पर देखा जाए तो भारत के राष्ट्रपति ने संवैधानिक प्रावधानों के तहत आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है ताकि राज्यों में संवैधानिक एवं कार्यकारी कार्य बिना रुकावट जारी रह सके। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें तो आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 के लिए विल टू विन अभियान शुरू किया है। विल टू विन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये आईसीसी के द्वारा शुरू किया गया है महिला विश्व कप 2025 के लिए। ठीक है, अभियान का नाम एग्जाम में से डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि आईसीसी के द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? विल टू विन। देखा जाए यहां पर तो आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप के 2025 के कुछ सप्ताह पहले ही एक प्रमुख अभियान विल टू विन का अनावरण किया है। इस अभियान में फिल्म संस्करण जो सामान्य टिकट बिक्री के खुलने के साथ लॉन्च किया गया, महिला क्रिकेट के दृढ़ संकल्प, बलिदान और लचीलेपन की भावनाओं को दर्शाता है। देखा जाए तो महिला विश्व कप का 13वां संस्करण 30 सितंबर 2025 से शुरू होगा, जिसमें भारत और श्रीलंका के बीच उद्घाटन मैच गुवाहाटी में खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला 2 नवंबर 2025 को होगा। ठीक है, फाइनल कब होगा? 2 नवंबर 2025 को होगा। डेविस कप के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए डेविस कप 2025 तो भारतीय टेनिस टीम ने डेविस कप 2025 वर्ल्ड ग्रुप 1 में स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया है। ठीक है, और ये जो टूर्नामेंट था ये कहां पर हुआ था? ये स्विट्जरलैंड में ही हुआ था। स्विट्जरलैंड के बीएल शहर में हुआ था। जो स्विट्जरलैंड का बीएल शहर है, इसी बीएल शहर में आयोजन किया गया था डेविस कप का। और स्विट्जरलैंड को उसकी सरजमी पर भारत के द्वारा पराजित किया गया। इस वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है डेविस कप। ठीक है, इससे पहले भारत ने 1993 में फ्रांस के खिलाफ जीत दर्ज की थी, यानी कि 1993 के बाद देखा जाए डेविस कप भारत ने अब जीता है जाकर स्विट्जरलैंड के खिलाफ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अमन सहरावत वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप से डिस्क्वालीफाई हो गए। जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप था उससे डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। ये अमन सहरावत वही है जो ओलंपिक में पदक विजेता थे। अमन सहरावत ने पदक जीता था और ये अब देखा जाए वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में डिस्क्वालीफाई हो गए। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतने वाले भारतीय पहलवान अमन सहरावत जाग्रेब में चल रही वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप से डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। क्यों डिस्क्वालीफाई हो गए हैं? वे मुकाबले से पहले देखा जाए ओवरवेट पाए गए। जैसा देखा जाए तो फाइनल मुकाबला जो पेरिस ओलंपिक का हो रहा था और वहां पर विनेश फोगाट का मामला जो हुआ था कि थोड़ा सा वजन उनका बढ़ गया और इस वजह से डिस्क्वालीफाई हो गई। आखिरी में देखा जाए फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाई और फाइनल मुकाबला न खेल पाने की वजह से देखा जाए तो उनका पदक छिन गया था। कोई भी पदक उनको नहीं दिया गया था डिस्क्वालीफाई होने के कारण। सेम वही काम हुआ है अमन सहरावत के साथ। वर्ल्ड रेसलिंग जो चैंपियनशिप चल रही है, ठीक, जाग्रेब में, उससे देखा जाए इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। इन्होंने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और क्यों डिस्क्वालीफाई किया गया? डिस्क्वालीफाई होने का रीजन है सिर्फ ओवरवेट। ठीक है, तो अब चलिए यहां पर हमने जो 12 और 13 तारीख के करंट अफेयर थे उनको चर्चा कर ली। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है उनको देखते हैं। पहला सवाल क्या है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन मुद्दे पर शांतिपूर्ण समाधान के लिए लाए गए न्यूयॉर्क घोषणा का प्रस्ताव किस देश ने प्रस्तुत किया था? भारत ने प्रस्तुत किया था, फ्रांस ने प्रस्तुत किया था, ब्राजील ने प्रस्तुत किया था या अमेरिका ने प्रस्तुत किया है? कमेंट करके आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 है ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को 27 साल से अधिक कारावास की सजा किस कारण से सुनाई गई है? कारण क्या था? भ्रष्टाचार के मामले में, सैन्य तख्तापलट की साजिश और लोकतंत्र को नष्ट करने के प्रयास में, अवैध खनन में संलिप्तता के कारण या चुनावी धांधली करने पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है एनपीसीआई ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस पर व्यक्ति से व्यापारी लेन देन की सीमा प्रतिदिन कितनी कर दी है? 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए? क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणियों में पहला स्थान किस शहर को मिला है? सूरत को, जबलपुर को, इंदौर को या आगरा को? और अंतिम सवाल है कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस 3D एयर सर्विलांस रडार को शामिल किया है जिसे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ठीक है, ने भारत में निर्मित किया है? लॉन्जा एन, अपाचे 3D, आकाश 3D या सूर्य एन? ये कौन सा है आपको बताना है, ये कौन सा 3D एयर सर्विलांस रडार है? ठीक है, और इसी के साथ देखा जाए ये 5 प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं और 5 प्रश्नों के साथ जो 12 और 13 तारीख के महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे वो करंट अफेयर भी यहीं पर होते हैं समाप्त। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सवालों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पसंद आए तो अपने वीडियो दोस्तों के साथ साझा करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।